एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम क्लास 10 चैप्टर 3 स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लास्ट चैप्टर पॉलिनॉमियल्स हमने पढ़ा था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि कैसे लीनियर पॉलिनॉमियल्स और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्यूबिक पॉलिनॉमियल, इनको हम डिफरेंशिएट करते हैं। किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है, किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है, वो हाईएस्ट पावर उसकी डिग्री को बताती है, और उस डिग्री से हम कंक्लूड करते हैं कि वो कैसी पॉलिनॉमियल है, लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है। वैसे ही सेम हमारा इक्वेशंस के लीनियर इक्वेशन में भी होता है। जैसे कि अगर हम वेरिएबल की पावर चेक करें, वो हाईएस्ट पावर डिग्री उसकी 1 होनी चाहिए। अगर उसकी डिग्री 1 है तो वो लीनियर है, ठीक है, वो लीनियर, हमें लीनियर इक्वेशन डेराइव होगी, मतलब कंक्लूड करेंगे उसको हम। और इक्वेशन है, इस वजह से वो 0 के इक्वल होने वाली है। और टू वेरिएबल्स का मतलब है यहाँ पे वेरिएबल हम 2 लेंगे। जैसे हमने पॉलिनॉमियल के केसेस देखे थे, उसमें हम एक ही वेरिएबल लिखते थे। जैसे कि लीनियर है तो 2x प्लस 3 इक्वल 0, ये हम लीनियर पॉलिनॉमियल कहते थे। वहीं अगर हमको बोला जाए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बताइए, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के लिए हम ये कंसीडर करते थे कि 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। तो यहाँ पे हम देखते थे कि हाईएस्ट पावर क्या है किसी भी वेरिएबल की, 2। तो डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक होती थी, और डिग्री अगर 1 रहती थी तो वो लीनियर पॉलिनॉमियल होता था। ऐसे ही अगर डिग्री 3 हो जाएगी तो वो हमारा क्यूबिक पॉलिनॉमियल होता था। ये हमने लास्ट स्टडी करा हुआ था। अब हमसे यहाँ हम देख रहे हैं कि वेरिएबल क्या है, सिंगल वेरिएबल के ऊपर बात हो रही है, केवल x ही वेरिएबल है। यहाँ भी पावर चेंज है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, लेकिन वेरिएबल तो एक ही है ना, x। हमें यहाँ बोला गया 2 वेरिएबल, तो ये 2 वेरिएबल्स तो नहीं है। ऐसी इक्वेशन जिनको हम 2 वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो लीनियर इक्वेशन होगी। जैसे इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम, 2x प्लस 3y इक्वल 0। ये लीनियर वेरिएबल है, सॉरी लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल है हमारे पास, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल हमारे पास y है, और लीनियर है। सबकी हाईएस्ट पावर, मतलब हाईएस्ट पावर तो 1 ही है ना, तो डिग्री तो 1 ही है सबकी, तो ये लीनियर भी है, इक्वल 0 है। सो इक्वेशन हो गई है। यहाँ पे ऐसा भी है कि हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ये अगर हम ऐसे लिख दें इस फॉर्म में, सो ये भी लीनियर इक्वेशन है। ये हमारा कांस्टेंट है। ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये लिखा है ax प्लस by माइनस c इक्वल 0, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ पे x और y हमारे 2 वेरिएबल्स हैं, और जो a और b दे रखा है c, ये सारे हमारे कोफिशिएंट्स होते हैं। a b हमारे कोफिशिएंट्स हो जाएंगे x y के आगे, और ये c हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है। ये a b क्या है, हमारे a और b यहाँ पे हमारे कोफिशिएंट्स हैं वेरिएबल्स के, और x और y हमारे वेरिएबल्स हैं इस इक्वेशन के, और c हमारा एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। इस फॉर्म में हमने लीनियर इक्वेशन को लिख लिया है। अब अगर हमें इक्वेशंस दे दी जाए और हमसे बोला जाए कि आप इससे, यहाँ पे हमें इसमें स्टडी क्या करना है, हमें इक्वेशंस दे दी जाएगी, ठीक है, और कहा जाएगा ग्राफिकली आप ऑब्टेन करिए इसकी वैल्यूज। मतलब हमें ग्राफ पे शो करना होगा। हमें नॉर्मल एक इक्वेशन दी जाएगी, उससे हम टेबल बनाएंगे, और टेबल बना के उसे ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ठीक। और हमें ये भी बताना होगा कि लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, कितने सोल्यूशंस हो सकते हैं इसके, इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशंस होंगे कि कोई सोल्यूशन नहीं होगा, कि यूनिक सोल्यूशन होने वाले हैं। यूनिक मतलब 1 सोल्यूशन होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम 2 इक्वेशंस को पहले समझ लेते हैं, यहाँ पे लेट कर लेते हैं अपनी तरफ से। जैसे मान लेते हैं हमने आपको जनरल बताइए कि जनरल इक्वेशन लीनियर की ये हो जाएगी। अब इसको हम 2 इक्वेशन में करते हैं। जैसे a1, पहले 1 मान लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये हमने मान ली पहली इक्वेशन होगी। इसी तरह हम दूसरी भी लिख लेते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 विच इज इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ से 2 इक्वेशन बना लिए, ठीक है। अब इससे मैं आपको एक टेबल बनाकर दिखाती हूँ कि टेबल से कैसे हम कंक्लूड करेंगे कि वो कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, कितने सोल्यूशंस होंगे उनके, ये हम अभी आपको टेबल से समझा रहे हैं। सो हमने जनरल इक्वेशन 2 वेरिएबल्स लिख लिए हैं, ठीक है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। ये हमारी जनरल इक्वेशन है। अब इससे हम यहाँ से ये कंक्लूड करना चाहेंगे कि क्या कंसिस्टेंट लाइन कौन सी होती है, कौन सी इनकंसिस्टेंट लाइन होती है, कैसे फाइंड करते हैं। तो इसके लिए टेबल ड्रॉ कर लिए ये, ठीक है। अब इसमें पहला केस हम लेंगे, ठीक है। पहला केस मानते हैं कि पहली कंडीशन हमारे पास ये होगी कि a1, जैसे यहाँ पे a1 है, ये हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है, इससे a1 अपॉन a2 इफ इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, तो टाइप ऑफ लाइन वो कैसी लाइन होगी, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस को फॉर्म करेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होगी, जैसे कि अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है हमारी, ठीक है, और यहां से एक लाइन पास हो जाए,
ठीक। तो अगर यहाँ पे एक ये लाइन हो गई और एक दूसरी लाइन कोई मान लीजिए यहां से पास हो रही है, तो ये एक पॉइंट है जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक पॉइंट पर ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। दोनों जनरल जो इक्वेशन लिखी है इनकी ये जो इक्वेशंस बनेंगी ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होगी। तो यहीं पे बस एक, इसका मतलब ये होगा कि कोई एक कॉमन पॉइंट होगा जो दोनों के लिए होगा। दोनों इक्वेशन में कोई एक पॉइंट तो कॉमन होगा जहां वो इंटरसेक्ट कर रही होंगी किसी एक पॉइंट के लिए। यहाँ डिफरेंट वैल्यू हो सकती है, यहाँ सब जगह डिफरेंट होगी, बट एक कोई ऐसा वैल्यू होगा जिस पर ये दोनों के दोनों इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है। तो ऐसी इक्वेशंस क्या होती है, क्योंकि अब ये इंटरसेक्ट कर रही है तो हम यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू तो फाइंड कर ही सकेंगे। तो ये कैसी हो गई इक्वेशन हमारी, कंसिस्टेंट इक्वेशन हो गई। यहाँ से वैल्यू ऑब्टेन कर ले जाएंगे तो ये हमें कंसिस्टेंट इक्वेशंस दे देंगी। और सोल्यूशन कैसा होने वाला है, इसका सोल्यूशन होगा यूनिक सोल्यूशन, क्योंकि एक ही बार ये कर रही है यहाँ पे इंटरसेक्ट, तो सोल्यूशन भी कैसा आएगा हमारा, यूनिक सोल्यूशन होगा यहाँ पे। और कैसा हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, वन ही सोल्यूशन मिलेगा। यूनिक सोल्यूशन का मतलब होगा केवल एक सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि ये एक ही हमारा। अब इसको कैसे आप याद कर सकते हो कि इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी, तो यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, एक ही सोल्यूशन मिलेगा, तो वो एक सोल्यूशन की वजह से वो यूनिक सोल्यूशन होने वाला है। और हमारी कैसी ये लाइंस होंगी, कंसिस्टेंट लाइन होंगी। ठीक है। अब ऐसे अगर हम सेकंड कंडीशन इसकी उठा लें, मतलब सेकंड केस चेक करें अगर इसके लिए कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, मीन्स ये A1 जो कोफिशिएंट्स है x के, A1/A2, y के कोफिशिएंट B1/B2 और ये जो कांस्टेंट है C1/C2, अगर ये सारे के सारे आपस में इक्वल हो जाएं, ये सब अगर इक्वल हो गए तो इसका मतलब वो किस टाइप, कौन सी टाइप की लाइन है, वो कोइंसिडेंट लाइन है हमारी। कैसी लाइन है, कोइंसिडेंट लाइंस है। और इसका मतलब कैसे, इसका मतलब होगा कि अगर हमने ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया है वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर एक लाइन ये रही हमारी पहली इक्वेशन के लिए, हम ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और जो दूसरी इक्वेशन हमारी है वो इक्वेशन भी इसी के ऊपर ही आ जाएगी। मतलब हमारी पहली वाली जो लाइन मैंने ड्रॉ की थी, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर आएगी। तो इसका मतलब पॉइंट तो देखो पहले वाले के भी इसी जगह पे थे, दूसरे के भी इसी लाइन के ऊपर आ गए। तो इसका मतलब यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे सोल्यूशन मिल सकते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। यहाँ पे हमें बहुत सोल्यूशन मिल सकते हैं, क्योंकि एक ही लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे, सब सारे पॉइंट्स एक साथ आएंगे तो बहुत सारे सोल्यूशंस हमको मिल सकते हैं। अब सोल्यूशन तो तब भी हमें ऑब्टेन हो रहा है, तो ये कैसी लाइन हो जाएगी, ये भी कंसिस्टेंट लाइन हो जाएगी, हमारी लाइन कंसिस्टेंट है। तीसरा केस इसमें आता है कि अगर हम तीसरा केस उठा लें, A1/A2 विच इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अब हमारे पास ये केस है अगर कि A1/A2 और B1/B2 वहीं C1/C2 जब करें तो वो इक्वल नहीं आना चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं आ रहा है, ऐसे अगर हमको वैल्यू ऑब्टेन होती है इन सारे कोफिशिएंट से, तो वो कैसी लाइन होगी, वो पैरेलल लाइंस होंगी। पैरेलल लाइंस होंगी इसका मतलब अगर मैं इस ग्राफ पे इसको ड्रॉ करूं, ये y एक्सिस ये x एक्सिस, इसका मतलब एक ऐसे गया और दूसरा ऐसे चला जाएगा, ये पैरेलल जाएंगे, कोई भी किसी को टच नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कोइंसिडेंट कुछ नहीं हो रहा होगा। एक लाइन इधर गई तो दूसरी, तो अब जब ये लाइंस ऐसे पैरेलल पास हो जाएंगी, किसी को टच ही नहीं करने वाली हैं, तो ऐसे केस में तो हमें कोई सोल्यूशन ही नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे नंबर ऑफ सोल्यूशंस क्या होंगे, नो सोल्यूशन फॉर पैरेलल लाइंस। अगर लाइन पैरेलल है तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा हमारे पास, नो सोल्यूशन। और उसके बाद यहाँ पे हमारी लाइन कैसी होने वाली है, इनकंसिस्टेंट। इस केस में हमें इनकंसिस्टेंट लाइन मिलेगी और ये हमारा नंबर नो सोल्यूशंस आने वाले हैं। सो ये 3 केसेस हो गए हैं। जैसे हम इन कंडीशन के बेसिस पे चेक कर सकते हैं कि वो गिवन लाइन हमारी कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, उससे कितने सोल्यूशंस हम ड्रॉ कर सकते हैं, टाइप ऑफ लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है। आई होप आपको ये टेबल क्लियर हो गई होगी। सो क्वेश्चन हमारे पास है, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस x plus 3y equals 6 and 2x minus 3y is equal to 12 is consistent. If so, then solve them graphically. तो हमें चेक करना है कि ये जो हमारे पास पेयर इक्वेशन है, पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखी है, कंसिस्टेंट है कि नहीं। अगर कंसिस्टेंट है तो हमें इसे सॉल्व करना होगा, लेकिन कैसे, ग्राफिकली सॉल्व करना होगा। सो हमारे पास ये पता है कंसिस्टेंट चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, A1/A2 विच इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ये कंडीशन, ये कंसिस्टेंट की कंडीशन है, अगर ऐसा कंडीशन है हमारे पास तो हम इसे कंसिस्टेंट समझेंगे। जैसे A1 हमारा दे रखा है 1, A2 is 2 इज इक्वल टू B1 is 3 एंड B2 is -3। तो ये आ गया 1/-1, तो हमने देख लिया 1/2 जो है वो 1/-1 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारी गिवन इक्वेशन तो कंसिस्टेंट है। अब इसको हम
कंसिस्टेंट ही दे रखी है। सो अब इसको हम ग्राफिकली ऑब्टेन करते हैं इसकी वैल्यूज सॉल्व करके, ठीक है। सो हमने टेबल ड्रॉ कर लिए। पहली वाली इक्वेशन है हमारी x प्लस 3y इक्वल 6। तो हमने क्या किया है, सबसे ऊपर x लिखा, पहले हमने x लिख लिया है, फिर यहां से हमने इस इक्वेशन को y के रिस्पेक्ट में निकाला है। जैसे कि पहले मैंने x को इस तरफ भेज दिया तो 6 माइनस एक्स हो गया, और 3y में से कैसे यहां से लिखा है मैंने x 6 माइनस एक्स कर दिया, ये इक्वल है 3y के, ठीक है। पहले मैं इधर माइनस में इसको लेके आई हूं, फिर नेक्स्ट मैंने क्या किया, इस 3 को मैं डिवाइड में लेके आ गई, तो 6 माइनस एक्स अपॉन 3 और ये y, ऐसे इस इक्वेशन को मैंने y के टर्म में इसको लिख लिया है। सो ये यहाँ लिख दिया है। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू अपने मन से लेते जाएंगे और ऐसी वैल्यू लेंगे जिससे हमें ईजी हो जाए ग्राफ प्लॉट करने में। तो वैल्यू ऐसी ही लीजिएगा जिससे आप ग्राफ इजिली प्लॉट कर सको। सो पहले हम यहाँ पे x की वैल्यू ले लेते हैं 0। जब हमने यहाँ x की वैल्यू 0 ली और यहाँ हम 0 पुट करेंगे, 6 माइनस 0 करेंगे, जैसे ये 6 है माइनस 0 अपॉन 3, तो ये हो गया 6 अपॉन 3। इससे क्या आएगा, ये 2। तो मतलब y की वैल्यू 2 आएगी जब हम x को 0 लेंगे। ऐसे ही जब हमने x की वैल्यू 3 ले ली, अब x की वैल्यू 3 है तो इसमें क्या होगा, जहां x है वहां हम रख देंगे 3 अपॉन 2, ठीक है, सॉरी अपॉन 3 ले लिया। सो ये जब 6 से 3 जाएगा तो 3 अपॉन 3 हो जाएगा। सो इसकी वैल्यू 1 आ गई, मतलब जब हमने x को 3 लिया है तो y हमारा 1 आ गया है। अब जब हम x की वैल्यू 6 ले लेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, जहां x था वहां हम 6 रख देंगे। सो 6 माइनस 6 0 अपॉन 3, सो ये हमारी क्या हो गई 0। तो y क्या आ गया हमारा 0 आ गया। सो हमने x और y की वैल्यू ऑब्टेन कर ली है पहली इक्वेशन से। अब दूसरी से भी ऐसे ही करेंगे। दूसरे के केस में क्या करना है हमको, फिर से हमने x लिख लिया और इक्वेशन को y के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया है। कि पहले हमने क्या किया, इस 12 को इस साइड लेके आए तो 2x माइनस 12, 3 को डिवाइड में भेज दिया, y के टर्म में पूरी इक्वेशन आ चुकी है। ठीक, अब हम x की वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाएंगे और y की ऑब्टेन करेंगे। तो मान लीजिए पहले 0 रखा, अगर हम यहाँ पे x की जगह 0 रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 माइनस 12 अपॉन 3। सो ये 0 माइनस 12 अपॉन 3 हो जाएगा। सो ये माइनस 12 बाई 3 और ये क्या आ जाएगा माइनस का 4, मतलब x 0 है तो y हमारा माइनस 4 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, x की नेक्स्ट वैल्यू 3 ऑब्टेन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हमने x की वैल्यू को 3 लिया हुआ है, अब फिर से यहाँ पुट कर देते हैं 2 3 अपॉन दिस 2 3 6 माइनस 12 बाई 3। अब 6 से 12 जाएगा, सो ये 6 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे 12 ग्रेटर वैल्यू है तो इसका साइन निगेटिव है तो ये आ गया, तो माइनस 2। अब हमने 3 पुट किया तो मैं माइनस 2 मिल गया। नेक्स्ट वैल्यू हम ले लेते हैं 6, ठीक है। अब हम x की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है। 2 इंटू 6 माइनस 12 अपॉन 3, सो ये 12 माइनस 12 बाई 3। सब 12 से 12 गया 0, 0 बाई 3 तो हमें 0 मिल जाएगा। मतलब जब हमने x 6 ले लिया तो y की वैल्यू में 0 मिल गई है। अब यही सारी वैल्यू हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं और देखते हैं हमें कंसिस्टेंट इक्वेशन मिल रही है, मतलब लाइंस कंसिस्टेंट है हमारी कि नहीं है। ओके, सो हमारा ग्राफ ड्रॉ हो चुका है। अब हम इसमें वैल्यूज को प्लॉट करेंगे जो हमने वैल्यूज ऑब्टेन की हुई हैं। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं x की वैल्यू 0 है, y 2 है, तो ये क्या पॉइंट हो गया हमारा 0,2 0,2 पॉइंट हो गया। तो अब हम x एक्सिस पे 0 देखेंगे और y पे 2, क्योंकि हमारा पॉजिटिव है तो हम इसी पे जाएंगे ऊपर साइड। तो 0,2 हमें यहाँ प्लॉट कर दिया हमने इस पॉइंट को, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम 3,1, मतलब x3 y1। सो x3 है और y का हमारा यहाँ पे 1 है, तो ये 3,1 हो गया। ये हमारा 0,2 था, ये हमने 3,1 कर लिया है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट देखेंगे क्या है, 6,0, मतलब x एक्सिस पे हमारा 6 है और 0 यहाँ, तो हम ये यहाँ पे प्लॉट कर देंगे, क्योंकि अब हम यहाँ ऊपर जाएंगे तो 0 y एक्सिस के लिए भी यही आने वाला है। सो ये हमारा 6,0 हो गया है प्लॉट। अब हम लोग दूसरी टेबल चेक करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 0,-4। सो पहले 0 तुम्हारा ये रहा x एक्सिस पे, फिर -4 y पे जाएंगे, सो ये आ गया, ये है 0,-4। सेकेंड पॉइंट चेक करेंगे क्या है हमारा 3,-2। तो 3 हमारा x एक्सिस पे और y पे गया 2 माइनस का 2, सो ये हमें प्लॉट हो चुका है 3,-2। अब यहाँ पे इसको लिख दीजिए 3,-2 है ये। और लास्ट हमारा है 6,0। तो हमने 6,0 देखा तो वो ऑलरेडी प्लॉटेड है हमारा, क्योंकि हमने पहली लाइन प्लॉट कर रखा है। अब इन दोनों लाइंस को हम क्या करेंगे, मीट करा देंगे, मतलब लाइन आप स्ट्रेट खींच लीजिए, इसको पॉइंट्स को मिला दीजिए सारे। सो हमने लाइन यहाँ पे मीट करा दिए, सारे पॉइंट्स को मीट कर दिया है, तो हमें ये लाइन ऑब्टेन हुई है। सो हमने यहाँ क्या देखा कि ये तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्योंकि एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट कर रही है। जो टेबल हमने पढ़ा हुआ था कि अगर एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करती हैं तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती हैं। और इंटरसेक्टिंग लाइन्स की कंडीशंस क्या बताई हुई थी मैं,
कि अगर हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, मतलब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी, जैसे कि हमने देखा यहाँ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो कैसी हमारी होती है, कंसिस्टेंट लाइंस होती हैं। और सोल्यूशन हमें कैसा ऑब्टेन्ड होता है, वन सोल्यूशन दैट इज यूनिक सोल्यूशंस। तो यहां से हम कंक्लूड कर लेंगे कि ये हमारी क्या है, कंसिस्टेंट लाइंस हैं, कंसिस्टेंट लाइंस हैं। यही पूछा गया था क्वेश्चन में कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है, और अगर है तो आप इसे ग्राफिकली कंक्लूड कर लीजिए। तो वो हम ऐसे भी चेक कर सकते थे इसको, अगर हमारी है तो हमने ग्राफिकली तभी ऑब्टेन करी थी। ये मैंने आपको ग्राफ के थ्रू शो कराया कि ये कंसिस्टेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। अब हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2l प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब हमें यहाँ पे पहली कंडीशन दी हुई है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, इसको हाफ कर दो, और पेरीमीटर कितना दे रखा है, 36 मीटर। तो पेरीमीटर हमारा 36 मीटर है, इज इक्वल टू इसका हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब इसका हाफ कर देना है, और ये ऐसे दे रखा है फॉर्मूले में। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या बचा रह जाएगा, 36 इज इक्वल टू एल प्लस बी, ये एल प्लस बी हमारा लेंथ है ये, और बी हमारा ब्रेथ है। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन हो गई यहाँ से। अब हम दूसरी इक्वेशन ऑब्टेन करते हैं। ये पहली इक्वेशन हमें ऑब्टेन हुई है, ठीक है, ये पहली इक्वेशन हमें ऑब्टेन हो गई यहाँ से। अब दूसरी इक्वेशन हम कैसे लेंगे, यहाँ पे बोला गया है कि लेंथ जो है वो 4 मीटर ज्यादा है विड्थ से, विड्थ मतलब यहाँ पे ब्रेथ है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, लेंथ जब भी इज आता है, इसका मतलब होता है कि आप इक्वल लगा दीजिए, इक्वल का साइन पुट कर दीजिए। इस था इसलिए हमने इक्वल लगाया। क्या बोल रहे हैं, विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है, मोर है मतलब ज्यादा है, मोर का मतलब प्लस। सब हम जो ब्रेथ है इसकी उसमें 4 प्लस कर देंगे। सो अब क्या हो जाएगा, इस साइड आप बी भेज दीजिए, एल माइनस बी विच इज 4। तो ये हमें यहां से सेकेंड इक्वेशन ऐसे ऑब्टेन हो गई है। तो ये हमारी पहली इक्वेशन थी, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अभी हमने ग्राफिकल मेथड सीखा है, तो अब हम ग्राफिकल मेथड से ही इसकी भी वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, टेबल बना लेनी है। सो अब हम इसकी पहले टेबल बना लेंगे। सो टेबल बनाते हैं। ये एल हो गया और ये बी। पहले हम इसके लिए टेबल बना रहे हैं, तो एल तो हमने ऐसे कर लिया है, और अगर हमको बी के लिए इक्वेशन लिखनी होगी तो हम क्या लिखेंगे, एल माइनस 4, मतलब बी साइड आप भेज दीजिए, 4 इस साइड कर देंगे तो एल माइनस 4 बी के लिए आ जाएगी। ये इस इक्वेशन का ग्राफ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं। अगर हम एल की वैल्यू को 0 ले लेते हैं, अगर एल की वैल्यू मैंने 0 ले ली और यहाँ 0 पुट करेंगे तो बी की वैल्यू -4 आ जाएगी। अगर एल की वैल्यू मैं 1 ले लू, एल की वैल्यू मैंने 1 ले ली है, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। और अगर एल की वैल्यू मैं 2 ले लू तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ 2 पुट करेंगे, 2 - 4 -2। सो ये हमारी टेबल इससे बन गई। अब हम दूसरी इक्वेशन के लिए टेबल बनाने जा रहे हैं, दूसरी इक्वेशन की टेबल। अब अगर एल की वैल्यू यहाँ पे मैं 16 ले लू, ठीक है, पहली अगर मैं यहाँ 16 ले लेती हूँ तो दूसरी वैल्यू मुझे इसकी ऑब्टेन हो जाएगी 36 - 16 करेंगे तो 20। और अगर मैं इसकी सेकेंड वैल्यू कुछ 26 ले लूं, सो माइनस क्या, ये 10 आ जाएगा। और अगर मैं थर्ड 36 ले लूं तो मुझे बी क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 0। सो ये इसकी 3 वैल्यू ऑब्टेन हो चुकी हैं। इसे अब ग्राफ में प्लॉट कर। सो बेसिकली ये हमारा ग्राफ है। अब हम देखेंगे कि ये जब ग्राफ हमने प्लॉट किया है तो एक पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वो 20,16 हमारा ये निकला है पॉइंट यहाँ से। तो 20 यहाँ पे लेंथ को डिनोट कर रहा है और 16 यहाँ पे ब्रेथ। तो वैल्यू ऑफ लेंथ इज 20 मीटर एंड वैल्यू ऑफ ब्रेथ इज 16 मीटर। ठीक है, तो ये 20 और 16 हमको वैल्यूज ऑब्टेन हो चुकी है यहाँ पे, 20 एंड 16 मीटर। ये हमारा आ गया है डायमेंशन एक गार्डन का। तो अब हम यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि हमारी वैल्यू सही है कि नहीं। बोला गया है कि टोटल अगर मैं दोनों का करूं L प्लस बी इज इक्वल टू 36, तो अगर 20 और 16 को आप ऐड करोगे तो 36 ही आने वाला है। तो ये मतलब वैल्यू यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से जस्टिफाई हो चुकी है। सेकंड इक्वेशन में अगर आप देखेंगे L माइनस बी इज इक्वल टू 4, अगर लेंथ से ब्रेथ को मैं माइनस करूंगी तो हमारा जो इनका डिफरेंस है वो 4 होना चाहिए। तो हमने देखा है 20 से 16 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मुझे 4 ही ऑब्टेन होगा। सो ये दोनों इक्वेशन से जस्टिफाई भी हो चुका है और हमने डायमेंशंस भी निकाल दिए बाय ग्राफिकल मेथड। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।